हमने कर लिया, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हुक्स लॉ। हमने यहाँ तक कर लिया था जहाँ पे हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ lecture and I have already told you that in these two questions one should definitely be in the finals, like either it could be the young modulus of elasticity or it could be the bulk modulus of elasticity। ठीक है, तो आपने ये दोनों अच्छे से करने, it could be in the 5 मार्क्स। ठीक है, तो बच्चे इसमें अगर कोई डाउट होगा, जहाँ यहाँ तक हमने किया कर लिया तो ये पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। उसके पहले जो टॉपिक है वो हमने नहीं करना। इसके बाद हुक्स लॉ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले ये देखिए हमारे पास हुक्स लॉ क्या होता है। जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो बच्चे हुक्स लॉ का मतलब क्या है कि जब आप, हुक्स ने हमारे पास एक स्प्रिंग की बात की थी, तो जो एक स्प्रिंग है, ठीक है, जब आप उसे मतलब क्या करते हो, आप एक्सटेंड करते हो। एक्सटेंड मतलब जब हम एक स्प्रिंग को खोलते हैं, जब हम उसे छोड़ते हैं वो एकदम से अपनी जगह पे वापस जाता है अपने पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे आप हम स्प्रिंग को पकड़ते हैं और दोनों तरफ से हम उसे खींचते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये डायग्राम से अगर हम समझे ये स्प्रिंग था, ठीक है, तो पहले ये दोनों तरफ से पकड़ने के बजाय उन्होंने क्या किया, एक साइड को उसके टाइट कर दिया किसी स्टैंड के साथ और दूसरी साइड को टाइट कर दिया वेट के साथ। अब अगर आप स्प्रिंग के नीचे वेट लगा देते तो ऑफकोर्स स्प्रिंग आपके पास नीचे की तरफ जाएगा, जिस तरफ को वेट होगा उसी की तरफ झुकेगा ना। ठीक है, तो हुक्स लॉ ने बोला था आपके पास जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब उसकी जो ये वैल्यू है वो कितना आपके पास नीचे जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। मतलब आप कितना वेट डालते हो। अगर मान लीजिए आपने ये स्प्रिंग है, आपने यहाँ पे मान लो 5 kg वेट डाला, ठीक है, तो मान लीजिए वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, इस पॉइंट तक। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट बच्चे। मान लीजिए ये है ना हमारे पास, मैंने अगर 50 kg मान लीजिए मैंने 5 kg, अगर मैं जो 5 kg है, ठीक है, 5 kg अगर मैं डालती हूँ वेट, तो मान लीजिए कि वो मेरे पास जो स्प्रिंग है वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अगर आप 10 kg डालते हो, 10, तो बच्चे हमें पता है कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा चीज़ नीचे को आएगी ना। तो अगर मान लीजिए 10 kg डालते तो मान लीजिए वो आपके पास स्प्रिंग यहाँ तक चला गया, तो इसका मतलब एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब वो कितना खुलता है। आपके पास स्प्रिंग उतना एक्सटेंड करेगा जितना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, लोड होगा। मतलब जितना हम वेट बढ़ाते जाएंगे स्प्रिंग नीचे की तरफ आता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास स्प्रिंग है दैट इज उसकी एक्सटेंशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। जितना ज़्यादा आपके पास वेट है उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो यही आपके पास हुक्स लॉ ने बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग का मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग के नीचे हमने कुछ ना कुछ वेट डाला हुआ है, और हम बोल सकते हैं वायर की बात भी कर सकते हैं, स्प्रिंग भी हो सकता है वायर भी हो सकता है। जो आपके पास एक्सटेंशन है स्प्रिंग या वायर की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना आप उसके उसमें क्या करते हो, लोड डालते हो, कितना वेट आप डालते हो। ठीक है, उसके साथ वही उन्होंने बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ लोडेड स्प्रिंग और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच्ड टू इट विद इन इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी स्प्रिंग कितना एक्सटेंड करता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना आप उसमें आप वेट डाल रहे हो, कितना लोड डाल रहे हो स्प्रिंग में। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके साथ कितना वेट आप अटैच कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड हो गया। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखें तो इसका मतलब क्या होगा, हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब कितना आप लोड डालते हो, स्ट्रेन मतलब क्या बच्चे हमने ये किया था ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब कितना आप लोड डालते हो, कितनी फोर्स अप्लाई करते हो, और स्ट्रेन का मतलब क्या, कितना उसका डायमेंशन चेंज होता है, लेंथ कितना चेंज होता है, ब्रेड्थ हाइट कितना चेंज होता है। अब यहाँ पे अगर ये स्प्रिंग नीचे जा रहा है तो उसकी लेंथ ही चेंज हो रही है ना। इसका मतलब जितना ज्यादा हम स्ट्रेस डालेंगे, मतलब जितना ज्यादा हम वेट डालेंगे उतनी ज्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दिया इनटू स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन नीचे लाया तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास और भी होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जितना आपके पास एक्सटेंड कर रहा है स्प्रिंग, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम ये भी लिखते हैं बच्चे, इसकी 3 डेफिनेशन हो गई। पहले डेफिनेशन तो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। सेकंड इज stress is directly proportional to law according to Hooke's law. Third definition is that restoring force is directly proportional to change in length। जितना आपके पास जो आपके पास स्प्रिंग है वो कितनी उसकी लेंथ चेंज हो रही है, कितना उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एक्स।
ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है बच्चे, जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा तो एकदम से वो वापस जाएगा, तो वो अपनी जो हम रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकि आपके पास, हमने रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी किया था कि अगर हमारे पास सिंपल स्प्रिंग है, आपने उसको खींचा है एकदम से, तो वो कौन सी फोर्स होगी, डिफॉर्मिंग। अगर आप उसे उसकी जगह पे वापस लेके जाना चाहते तो हम वो स्प्रिंग को छोड़ के उसे छोड़ देंगे एकदम से, तो मतलब वहां पे हमने रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर दी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठा के यहाँ पे माइनस किया जाता है। ये भी हुक्स लॉ की ही डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिखना, स्टार्ट कैसे करना, अगर डिफाइन हुक्स लॉ आता है, मान लीजिए आपने ये डेफिनेशन लिख दिया, दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड विच इज अटैच टू द स्प्रिंग। आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद नीचे आ जाना है, ठीक है। मटेरियल्स, अब हमारे पास ये सिर्फ इतनी डेफिनेशन और ये डायग्राम बना देना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल स्प्रिंग बना देना, नीचे आप वेट अटैच कर देना कि हाँ उन्हें पता चल जाएगा कि हम ये हुक्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मटेरियल्स दैट ओबे हुक्स लॉ। कौन कौन से मटेरियल आपके पास हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। अब सारे मटेरियल आपके पास हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसे उन्होंने बोला ना, हुक्स लॉ इज मोस्टली ओबेड बाय द ऑब्जेक्ट विच हैव लार्ज इलास्टिसिटी, जिनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। इलास्टिसिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि वो अपने शेप एंड साइज को चेंज नहीं करते। हमने कल ही किया था ना, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, कि इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, जो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करती। मतलब अगर हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते भी हैं, तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते तो वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाते हैं, उसे हम इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो हुक्स लॉ मोस्टली किस कौन से ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं, जो आपके पास इलास्टिक बॉडीज होती हैं। तो सारे मटेरियल्स आपके पास हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो आपके पास हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे स्टील, क्वार्ट्ज, इनकी शेप आपके पास चेंज नहीं होती अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। नॉन हुकियन लॉ, जैसे रबड़ बैंड, अब हमें पता है रबड़ बैंड क्या है, नॉन इलास्टिक है। अगर नॉन इलास्टिक है तो मतलब वो नॉन हुकियन है, ठीक है। तो रबड़ बैंड के आप एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि वो अपनी शेप और साइज में सेम नहीं आते। क्योंकि देखो स्प्रिंग भी अगर आप लोड अटैच करें, आप लोड को रिमूव कर देते हो, ये फिर दोबारा से उतना ही छोटा हो जाता है। तो मतलब ये कौन सा मटेरियल है आपके पास, इलास्टिक है। तो इलास्टिक वाले आपके पास सारे हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो नॉन इलास्टिक होते हैं वो आपके पास हुक्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में बच्चे, जैसे ये देखो यहाँ पे ये इन्होंने बताया, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सिंपल क्या करना है, हुक्स लॉ की डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, एग्जांपल, कि जो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल जैसे स्टील, क्वार्ट्ज, ये हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, बस। नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ये देखो, आपने करना है ये वाली डेफिनेशन, जस्ट अ मिनट, ये वाली डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ये वाली, फिर ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद आपने ये वाले एग्जांपल, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल, स्टील एंड क्वार्ट्ज फॉलो द हुक्स लॉ, ठीक है। बस इसमें से, और डायग्राम बनाने, जैसे मैंने बोला ना, सिंपल डायग्राम बना देना। देन ये कुछ नहीं करना, आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की एप्लीकेशन करनी, दो एप्लीकेशन कर लेना। कई बार आ जाता है डिफाइन हुक्स लॉ एंड गिव इट्स टू एप्लीकेशन, ऐसे 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अटेम्प्ट करना है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायग्राम, एग्जाम्पल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कर लेना, जैसे आपके पास फर्स्ट है, इफ अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस्ड देन हुक्स लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, ये कर लेना। और सेकंड ये कर लेना, या फिर ये कर लेना, इट इज हेल्प इन कंट्रोलिंग डैम्पनिंग वाइब्रेशंस और इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग स्प्रिंग्स फॉर शॉक अब्जॉर्बर। दो एग्जांपल, दो एप्लीकेशन कर लेना हुक्स लॉ की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ये बच्चे क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, वैसे आ ही जाता है हर बार ये क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन करो स्ट्रेस, मतलब कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का सिग्निफिकेंस बताओ, ठीक है। अब हमें पता है जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ना, जितना ज्यादा किसी चीज में आपके पास स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा ना। अभी हमने किया हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा आप वेट डालोगे उतनी ज्यादा उसकी लेंथ चेंज होगी, तो मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब ही क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, उसके डायमेंशन में जो आपके पास चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में बताना है। आपने इसकी डायग्राम अच्छे से करनी है और सभी डायग्राम के जो सारे पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम है बच्चे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बच्चे ये गलत लिखा, दोनों साइड स्ट्रेस स्ट्रेस लिखा ना, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेन आएगा,
जो स्ट्रेन है कितना आपके पास आ रहा है, जब जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहे हो स्ट्रेन आपके पास बढ़ता जा रहा है, तो ये गलत लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे हुक्स लॉ होल्ड गुड फॉर ऑल द स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन देखो अब इसकी, सबसे पहले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व की। अब हमारे पास क्या है, द पोर्शन ओ पी ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट हुक्स लॉ इज ओबेड, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, द पॉइंट पी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी आपने इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम बस पहले डायग्राम बनानी है, फिर हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट 5 नंबर में। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, जैसे हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, बस यहाँ पे स्ट्रेन आना है, जस्ट अ मिनट। स्ट्रेन लिख लेना, ठीक है यहाँ पे। और आप देखो जैसे आप ये कर्व देख रहे हैं, आपके पास ओ से लेके पी तक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि स्ट्रेस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है ना, तो अगर वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पे स्ट्रेन लिख लेना, ठीक है। आपके पास स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो अगर आपके पास ये आ रहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अब ये देख लेना कि आपकी बुक में इन्होंने स्ट्रेन एक्स एक्सिस को लिया या वाई एक्सिस को लिया है, ठीक है। वो बच्चे ध्यान से देख लेना, वैसे मुझे लगता है कि इन्होंने यही लिया होगा जो मैंने लिया है, ठीक है। वो अब डिपेंड करता है, आप वैसे दोनों ले सकते हो, वो आपकी बुक की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास ओ से लेकर पी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, जितना जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपने क्या करना है, जब ये डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो आपने इस पे ये यहाँ पे डिफाइन करना है, ये फर्स्ट आपका पॉइंट है, ऐसे नीचे डिफाइन कर देना पॉइंट 1, दैट इन फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियरली स्टेट्स दैट OP is a straight line. This means stress is directly proportional to strain. That is, it follows the Hooke's law. Then OP कर्व आपके पास Hooke's law को फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट आपने ऐसे लिखना, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा ना, सेम ऐसे ही अपने पॉइंट आपने ये लिखना है कि हुक्स लॉ फॉलो करते। देन पॉइंट पी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, मतलब यहाँ तक आपके पास प्रोपोर्शनल आ रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद पी से लेके बच्चे ई पॉइंट तक, बियॉन्ड पी के बाद आपके पास क्या हो रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो आपके पास बॉडी थी वो इलास्टिक अब पूरी नहीं है, क्योंकि अगर इलास्टिक होती तो वो आपके पास उसकी शेप सेम रहती तो वो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब बॉडी की जो आपके पास प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे बियॉन्ड पी के बाद आपके पास ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जैसे पीई से इंडिकेट कर रहे हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इफ द वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट ई, द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑब्टेन्ड इन रिवर्स डायरेक्शन अलोंग EPO. The point is called elastic limit. The portion of graph between O and E is called elastic region. For this portion of graph, Hooke's law is not obeyed by wire. देखिए बच्चे, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए था, मतलब पी पॉइंट तक वो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो हम सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एट आफ्टर पी पॉइंट the Hooke's law is not followed as the graph is not straight line, and from P to A it is known as the elastic limit region, and from O to P it is known as the elastic बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारा जो लेबलिंग है ना, लेबलिंग मतलब जो ये साथ साथ लिखते जा रहे हैं ना, आपने ऐसे ही लिखना है कि यहाँ तक इलास्टिक रीजन है, ये वाला जो पार्ट है इलास्टिसिटी को फॉलो दिखा रहा है, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसे हम इलास्टिक रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इतना लिखना है। थर्ड में क्या है कि अगर आप वायर को अपलोड करते, अब अगर ई पॉइंट से हम आगे जाते हैं ए पॉइंट तक, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चे। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो ये वाला पार्ट है ना, इन्होंने इसे स्ट्रेन लिया, इसे स्ट्रेस लिया, क्योंकि बुक में आप कैसे एक्सप्लेन किया तो हम उसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये रब कर देती हूँ मैं सारा, ये वाला नहीं आना पोर्शन, हमें यहाँ पे स्ट्रेस ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस ठीक है। हमने क्या करना है कि अब स्ट्रेन को लेना है, मतलब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन कर लेना बच्चा, ये स्ट्रेस ठीक है, हमने इस एक्सिस पे स्ट्रेन लेना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना,
तो ये स्ट्रेस ऊपर, स्ट्रेन नीचे, आपने ऐसे लेना है। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपके पास क्या है कि अगर हमने सिर्फ पॉइंट, पहले में हमने ये डिफाइन कर दिया ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सेकंड में हमने ये लिखना है कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है और इसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ई से लेके ए तक देखें बच्चे, अगर आपको ग्राफ देखना आता है, अगर हम यहाँ पे देखें जो ये वैल्यू ई से लेके ए तक, स्ट्रेस की वैल्यू तो सेम ही है ना। अगर यहाँ पे 2 है तो वो ई पॉइंट पे भी 2 है, ए पॉइंट पे भी 2 है। अगर मैं स्ट्रेन का देखूं तो अगर ई पॉइंट पे 2 होगा तो ए पॉइंट पे 3 होगा। इसका मतलब स्ट्रेस आपके पास सेम रह रहा है लेकिन स्ट्रेन आपके पास क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है ना। तो ये हमें ई ए पॉइंट से ये पता चल रहा है दैट एट पॉइंट फ्रॉम गोइंग, ये थर्ड पॉइंट आपने लिखना है, फ्रॉम ई टू एट पॉइंट वी गेट दैट द स्ट्रेस इज सेम बट स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग इवन द स्ट्रेस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे ये लिखना है सिंपल, ये बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे लिखना है आफ्टर पॉइंट ए जो लेंथ ऑफ द वायर आपके पास इंक्रीज कर रही है फॉर नो इंक्रीज इन स्ट्रेस। आपके पास स्ट्रेस उतना ही रह रहा है लेकिन जो स्ट्रेन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो भी बोल रहे हैं कि लेंथ उसकी बढ़ती जा रही है लेकिन स्ट्रेस आपका सेम ही रह रहा है, तो अपने आप डायमेंशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है आपके पास, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर कौन सा था बच्चे, जो प्लास्टिक बॉडीज थी आपके पास। प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या था कि अब आपके पास जो बॉडी उसकी शेप चेंज होते जा रही है, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ ही नहीं रही। तो अगर उसका स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर लेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज होते जा रही है तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगी नहीं। तो तब हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ए से लेके सी पॉइंट तक कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, आफ्टर अगर हम सी देखें यहाँ तक जाते हुए, ये एकदम से ऊपर चला गया ना स्ट्रेस, मतलब एकदम से स्ट्रेस बढ़ गया और एकदम से जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे जाके आपके पास जो भी आपके पास मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे ब्रेक हो जाएगा। अगर रबर बैंड की बात करें, आप उसे बार बार खींचते जा रहे हो, पहले तो वो क्या होगी, लूज होगी। लूज होने का मतलब है वो ए सी पॉइंट पे है। ठीक है, फिर किसी पॉइंट पे जाके जब आप रबर को खींचते रहते हो वो क्या करती है, टूट जाती है ना। तो इसका मतलब सी पॉइंट पे जाके आपके पास रबर बैंड क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये बच्चे आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो आपने डिफाइन करना है। सिंपल पहले पॉइंट पे लिखना है दैट इट फॉलोज द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पी से ई सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट फॉलो द हुक्स लॉ एज बोथ आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि स्ट्रेस सेम है लेकिन जो आपके पास स्ट्रेन है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे लिखना है कि अब वो बॉडी आपके पास प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। फिफ्थ पॉइंट पे लिखना है कि अब उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। जैसे मैंने बोला वैसे ही आपने 5 पॉइंट डिफाइन करने और डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप डायग्राम बनाओगे और ये 5 पॉइंट आपने साथ साथ एक्सप्लेन करने हैं, बस ये बिल्कुल ईजी है, 5 नंबर में आता है। यहाँ पे बच्चे आपने स्ट्रेन लिखना है, ये वाला पार्ट गलत है। ऊपर स्ट्रेस है, नीचे आपने यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन लिखना है ना आप लोग। ठीक है, सिंपल, क्योंकि अब हमारे पास ये नीचे स्ट्रेन है, ऊपर आपके पास स्ट्रेस है। मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग चेंज किया। ठीक है, आप ऊपर स्ट्रेन लिखे नीचे स्ट्रेस लिखोगे तो आपकी कर्व चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रेस ऊपर वाई एक्सिस पे आपने स्ट्रेस लिखना है और एक्स एक्सिस पे आपने स्ट्रेन लिखना है, सिंपल। ठीक है बच्चे, सारी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने सिर्फ एक एक लाइन में ये आपने पॉइंट समझाना है। एक ये वाला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, ओ से पी फर्स्ट पॉइंट, पी से ई सेकेंड, ई से ए थर्ड, ए से सी फोर्थ, सी से बी फिफ्थ। बस ये 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है जैसे एक एक लाइन में मैंने आपको बताया, सिंपल, और ये डायग्राम ड्रॉ कर ली तो 5 नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे इस यूनिट का ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 5 मार्क्स का। यंग मॉडलर्स एंड बल्क मॉडलर्स वो इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, आगे एक आधा टॉपिक बचता है तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जो 6th यूनिट है, लास्ट यूनिट बच्चे, उसमें आपका बहुत थोड़ा सा पोर्शन है सिलेबस में, लेकिन जो उसका एक टॉपिक है वो हर बार 10 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो मैं आपको हाथ से नोट्स बना के ना पिक्स डालूंगी, तो वो सेम टू सेम आपने वैसे ही लिखना, समझा दूंगी सारा कि क्या क्या मतलब है। मैं आपको बुक में से भी समझा दूंगी, मैं अपना नोट्स बना के भी डाल दूंगी। बाकी आपकी मर्जी होगी, आप जहां से भी करना चाहते हैं, बट इट वुड बी बेटर इफ यू फॉलो माई नोट्स। ओके बच्चे, तो पहले ये कर लीजिए, इसके बाद 5th यूनिट के जो 2-3 टॉपिक बचे हम वो करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 6th यूनिट, वो 10 मार्क्स का हर बार पेपर में आता ही आता है। तो यहाँ तक अगर बच्चे कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी डाउट टिल नाउ अप टू 5th यूनिट यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।